हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पूरी दुनिया कोरोना के चक्र में फंस गई है। विकसित देश अमेरिका में कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है, जहां अब तक 45,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना की मार इसके बाद सबसे ज्यादा इटली पर पड़ी है, जहां मौत का आंकड़ा 25,000 के आसपास है। भारत ने लॉकडाउन करके बहुत हद तक कोरोना पर काबू पा लिया है। सरकार ने देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन लागू किया है, जो 3 मई तक जारी रहेगा। बस, रेल और परिवहन के अन्य साधनों के पहिए पूरी तरह से ब्रेक पर हैं। उम्मीद यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम इस सबसे बड़ी जंग को आखिरकार जीत ही लेंगे। और इस जंग को जीतने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम सावधानियां बरतें। हम अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बताएं कि किस तरह से वो कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद का बचाव कर सकते हैं, अपने परिवारजनों का बचाव कर सकते हैं। और आपके संपर्क में जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, कोई भी व्यक्ति हो, किस तरीके से आप उनको भी सलाह दे सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बरते, फिजिकल डिस्टेंसिंग बरते और किस तरह से आप कोरोना वायरस को मात देने के लिए सरकार का भी सहयोग दे। देखिए, इस वक्त ये जरूरी हो जाता है कि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देश का अगर जिक्र करें तो यह आंकड़ा 15,000 पार कर चुका है। और आप देखिए कि किस तरीके से लगातार संक्रमण फैल रहा है। और हालांकि अपनी आत्मशक्ति के जरिए, इच्छा शक्ति के जरिए कोरोना वॉरियर्स ठीक भी हो रहे हैं, सकुशल अपने घर भी लौट रहे हैं, लेकिन फिर भी जरूरी हो जाता कि हम इस तादाद को ज्यादा ना बढ़ाएं, इन आंकड़ों को ज्यादा ना बढ़ने दें। और हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं और एक्सपर्ट और हेल्थ एक्सपर्ट के जरिए हम जानते हैं कि किस तरह से आप अपने खान पान में भी इजाफा कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ा सकते हैं। तो लगातार हमारे साथ पैनल पर एक्सपर्ट जुड़ते हैं और उनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। तो चर्चा में हम जोड़ते हैं हमारे एक्सपर्ट को, जो हमें बताते हैं कि किस तरह से आप सावधानी बरत सकते हैं और किस तरह से हम अपने भीतर उस आत्मशक्ति, उस इच्छा शक्ति को जगा सकते हैं जो कि कोरोना वायरस के संक्रमण को मात देने में सहायक हो सकती हैं। तो पैनल पर हमारे साथ हर रोज की तरह एक्सपर्ट जुड़ते हैं। जो हमारे साथ आज एक्सपर्ट जुड़े उनसे तमाम दर्शकों को मुखातिब करा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर अजय गुप्ता जुड़े, अध्यक्ष NETV, और हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स जुड़े हैं, जो कि पूर्व निदेशक हैं चिकित्सा विभाग के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। स्वागत है आप दोनों का हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर अजय, सवाल सबसे पहले आपसे कि कोरोना रैपिड टेस्ट जो है वो लिए गए और उन टेस्टों में खामियां पाई गई हैं और फिलहाल इस किट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, कई संस्थानों इस किट पर प्रतिबंध लगाया है। तो पूरा ये मामला क्या है, जरा आप समझाएंगे? देखिए, ऐसा है सोनिया जी, इसमें हमको लग रहा था कि जो स्क्रीनिंग है हमारी वो पूरी नहीं हो रही थी। और RT-PCR क्या है कि बहुत टाइम लेता है। RT-PCR की जो रिपोर्ट आती है वो लगभग 15 से 24 घंटे में आती है। तो ICMR ने कहा कि जो हॉटस्पॉट्स हैं, जो इलाके जिनमें केसेस ज्यादा है, उनमें हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को रैंडम स्क्रीन करने हैं। तो उन्होंने कहा अगर रैंडम स्क्रीन करना है तो जल्दी रिजल्ट चाहिए तो हम रैपिड कार्ड लॉन्च कर सकते हैं। रैपिड कार्ड में सोनिया जी हम IgG और IgM दो एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। ये पेशेंट के ब्लड से होता है टेस्ट। RT-PCR जो होता है वो हम नेजल या फिर ओरोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं, उससे होता है। ये जो रैपिड कार्ड टेस्ट होता है ये पेशेंट के ब्लड से होता है, उसमें हम उसको सेंट्रीफ्यूज करके सीरम निकालते हैं और ये आधे पौने घंटे में इसका रिजल्ट आ जाता है। तो आइडिया जो सोचा था ICMR ने रैपिड किट्स का वो बहुत अच्छा था, क्योंकि हमको कम टाइम में ज्यादा पॉपुलेशन को स्क्रीन करना है। अब इसके चलते हुए भारत ने सभी मुल्कों से ट्राई किया कि ज्यादा से ज्यादा रैपिड कार्ड की जो किट्स है वो हमारे पास आ जाए। तो चाइना से बात चल रही थी, चाइना से 6,50,000 के आसपास की जो किट्स जो आई है भारत में, ये शायद 15 या 16 अप्रैल को डिलीवर हुई थी। अब खामियां इनमें ये आई हैं कि ये फॉल्स रिजल्ट दे रही है।
फॉल्स मतलब गलत रिजल्ट दे रही है, और जो वेरिएशन है रिजल्ट के बीच में वो 6% से 70% के बीच में है। यानी कुछ किट्स में तो सिर्फ केवल 6% का वेरिएशन है, जो कि काफी होता है फिर भी, लेकिन कुछ किट्स ऐसी हैं जिनमें 70% तक वेरिएशन आ रहा है। और जब इसका पता चला है तो डेफिनेटली अब हरियाणा सरकार ने भी कहा है कि ये किट्स वापस कर देंगे, और इन किट्स का जो आगे का है इंडेंट को भी होल्ड कर दिया है। ये किट्स फिलहाल राजस्थान और वेस्ट बंगाल में भी गई थी, जहां ये मामले सामने आए हैं कि ये किट्स का जो उपयोग करना ठीक नहीं है, ये फॉल्टी किट्स है, गलत रिजल्ट आ रहे हैं अंदर से, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो RT-PCR से पॉजिटिव हैं लेकिन इनमें नेगेटिव आ रहे थे, और इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो रैपिड कार्ड टेस्ट से पॉजिटिव आ रहे थे लेकिन RT-PCR से नेगेटिव आ रहे थे। तो उसके बाद इनका अभी फिलहाल जो चाइना से हमने किट्स मंगाई है उन पे रोक लगा दिया गया है। ICMR ने कहा है जो किट्स चाइना से आई है वो आपको यूज नहीं करनी है। हालांकि हमारे हरियाणा में मानेसर में साउथ कोरियन कंपनी का एक प्लांट है रैपिड कार्ड किट का, मानेसर के अंदर, उनसे 25,000 किट्स ले रहे हैं और शायद हरियाणा उससे टेस्टिंग शुरू करेगा, जो साउथ कोरिया की जो किट्स है। अब डेफिनेटली जब एक चीज हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई नई कंपनी की किट लेते हैं तो उसको हम वैलिडेट करते हैं। वैलिडेशन का मतलब ये होता है कोई भी किट जब नहीं आती है तो उसको हमको नॉन पेशेंट सैंपल का पॉजिटिव और नेगेटिव के अगेंस्ट लगा के चेक करते हैं कि जो कि पेशेंट की सैंपल है, जो कि प्रमाणित है कि ये सैंपल पॉजिटिव है और जो प्रमाणित है कि ये नेगेटिव है, उसको नई किट पे लगाया जाए, देखने के लिए कि क्या वही पॉजिटिव रिजल्ट नई किट में आ रहा है, क्या वही नेगेटिव रिजल्ट भी नेगेटिव आ रहा है। तो ये कम से कम ऐसे हमको 15-20 टेस्ट करने पड़ते हैं अलग अलग क्राइटेरिया से, तब जाके उस किट का मापदंड हम चेक करते हैं नॉन पॉजिटिव और नेगेटिव सैंपल से, तब जाके वो किट्स वैलिडेट होती हैं। तो उन वैलिडेशन में हो सकता है ये किट्स फेल होगी हो और ये किट्स हम फिलहाल चाइना से वापस करेंगे डेफिनेटली। डॉक्टर अजय, इस किट के माध्यम से कई नेगेटिव लोग पॉजिटिव पाए गए, पॉजिटिव लोग नेगेटिव पाए गए, तो क्या इस तरीके से भी तादाद बढ़ने की आशंका मानी जाए, संभावना मानी जाए? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, हमको जो फिगर चाहिए ऑल इंडिया लेवल पे वो हमको पुख्ता जानकारी चाहिए कि देश में कोरोना से कितने लोग संक्रमण में है, तभी हमको पता चलेगा जो हमारा कर्व है वो एक्सपोनेंशियल राइज कर रहा है, फ्लैट हो रहा है या नीचे जा रहा है। अब रैपिड कार्ड की किट से अगर वो फॉल्टी निकलती है, उनसे जो रिजल्ट आ रहे हैं कभी पॉजिटिव आता है कभी नेगेटिव आता है, तो हम देखिए पेशेंट की क्या नाम है, हम हेल्थ से खेल रहे हैं। पेशेंट को क्या बताएंगे आप पॉजिटिव है नेगेटिव है। जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको क्या ट्रीट करेगा, उसको पॉजिटिव ट्रीट करेगा या नेगेटिव? ये बहुत बड़ी दुविधा का सवाल हो जाता है इसके अंदर। तो डेफिनेटली इसको प्रोएक्टिवली ICMR ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया है कि जो चाइना की किट्स आई है ये फॉल्टी है, और हरियाणा सरकार ने ये भी बोला है कि सोचिए एक तो किट खराब है, ऊपर से चाइना इस किट के दुगने दाम ले रहा था, दुगने दाम लेने के बाद फॉल्टी किट्स बेच रहा है हमारे पास। तो हरियाणा सरकार ये किट्स उन्होंने फैसला किया है ये किट सारी वापस करेंगी डेफिनेटली। बिल्कुल, ये जरूरी भी हो जाता। तो इसमें खामियां किन की मानी जाए डॉक्टर अजय? हम लोगों ने किट खरीदी, आर्थिक तौर पर भी हमें नुकसान हुआ, और जो लोग नेगेटिव थे उनको पॉजिटिव बताया गया, जो पॉजिटिव थे उनको भी नेगेटिव बताया गया। और देखिए यहाँ पर आशंकाएं हैं, यहाँ पर संभावनाएं हैं। देखिए सोनिया जी, ऐसा है कि पूरी दुनिया में ये किट्स की कमी है। तो देखिए हमारी जो सरकार है, सरकार की इंटेंशन बिल्कुल ठीक रहती है। सरकार की इंटेंशन ये रहती है कि हमको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा किट्स मिल जाए, ताकि हम जितने भी हमारे लोग हैं उनका टेस्ट कर लें। बिल्कुल, देखिए हमको नहीं पता इस टाइम में चाइना कैसी किट्स बना रहा है कैसी नहीं बना रहा है। और ये किट्स छोड़िए, हम लेबोरेटरी के अंदर जब भी कोई भी नई किट मंगाते हैं, किसी भी कंपनी की कहीं से भी मंगाते हैं, चाहे वो US से मंगाते हैं, फ्रांस से मंगाते हैं, जर्मनी से मंगाते हैं या चाइना से मंगाते हैं, पहले उसका मापदंड होता है, वैलिडेशन होता है। अगर वो वैलिडेशन में मापदंड में खरी उतरती है तब हम उसको पेशेंट के लिए यूज करते हैं, वरना पेशेंट टेस्टिंग नहीं करते हैं। उसका वैलिडेशन होना जरूरी है। वैलिडेशन मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो नॉन पॉजिटिव सैंपल है, नॉन नेगेटिव सैंपल है, उसको हम उस किट पे लगाएंगे।
क्या अगर वो सेम रिजल्ट दे रहा है तभी उस किट को हम आगे यूज कर सकते हैं, वरना वो किट बाधित है। और एक टेस्ट नहीं लगाते, इसमें एक प्रोटोकॉल बकायदा बनता है वैलिडेशन का, मापदंड होते हैं इसके अंदर, उसके बाद ऐसी किट्स को यूज करते हैं। लेकिन सिचुएशन अभी ऐसी है कि हमको, जैसे दिल्ली सरकार ने बोला है, महाराष्ट्र सरकार ने बोला है, हर ने बोला है कि हमको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट करना है। तो कई बार होता है कि जल्दी के चक्कर में, किट्स की कमी के चक्कर में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली ये हमको बहुत जल्दी पता चल गया कि ये किट्स जो इनके रिजल्ट्स हैं वो ठीक नहीं है, पकड़े गए हैं ये। डेफिनेटली अब नई किट्स आएंगी तो उनसे टेस्ट होगा और ये किट्स चाइना को वापस की जाएगी। डॉक्टर पंकज बसवे हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर पंकज, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश का अगर जिक्र करें तो 18,000 ये आंकड़ा पार कर चुका है। प्रदेश का अगर जिक्र करें तो आंकड़ा 255 के नजदीक पहुंच गया है। तो आप ये देखिए कि स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है और आप क्या मान रहे हैं कि स्थिति पर फिलहाल कितना कंट्रोल किया जा सकता है, कितनी कंट्रोलेबल ये स्थिति है? देखिए, दो दृष्टि से मैं इसको देखता हूँ। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखता हूँ, तो ये स्थिति जो है वो प्रोग्रेसिव चल रही है। केसेस बढ़ रहे हैं और कुछ जिलों में और कुछ प्रांतों में इसका संक्रमण का जो रेट है वो काफी बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर हरियाणा की स्थिति देखता हूँ तो हम बहुत बेहतर पोजीशन में हैं। नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो हमें डबल होने का जो हमारा रेट है वो भी करीबन 17-18 दिन हो गया है और जो हमारे ठीक होने की रेशो है वो भी हमारी 60-65% के करीब हो गई है। यानी अब जो एक्टिव केसेस हैं वो बहुत कम रह गए हैं। हमें जो विशेष खतरा तीनों तरफ से हम हैं। आप यहाँ फरीदाबाद, वहाँ पे कई रास्ते ऐसे हैं, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर पैदल भी जाया जा सकता है। अतिक्रमण जो लॉकडाउन है वो पूरी तरह से वहाँ पे करना बड़ा कठिन काम है। तो वहाँ फरीदाबाद जैसी जगह है। इसी प्रकार से गुड़गांवा और झज्जर और आपका सोनीपत, ये जो ट्रायंगल जो हमने तीनों तरफ से हम जिसके साथ टच में है और जो वहाँ केसेस है वो एक सबसे बड़ा खतरा है, जिसके कारण अभी भी हम चिंता का विषय हमारे लिए है। और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को मेंटेन करना, इन जिलों में रिलैक्सेशन ना देने के लिए बाध्य होना ये आवश्यक है। अदरवाइज हमारा टेस्ट रेशो देखें तो भी बहुत बेहतरीन है। इलाज का अगर देखें तो गुणवत्ता उसकी भी बहुत बेहतरीन है और हमें लॉजिस्टिक्स की भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जो वेंटिलेटर्स हैं, जो मास्क हैं, जो आपके जो पीपीज हैं और इवन जो किट्स हैं, ये सारे के सारे गुड़गांव में ही उपलब्ध हो रहे हैं, गुड़गांव में ही बनाए जा रहे हैं, गुड़गांव की कंपनी द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। और सिर्फ ये है कि भी हमें प्रायोरिटी के आधार पर लेकर उनको प्रोक्योर करना है और सभी संस्थानों तक, चिकित्सा संस्थानों तक, गवर्नमेंट एवं प्राइवेट सेक्टर के पास लेकर जाना है। तो हरियाणा की स्थिति जो है वो बेहतर है और बाकी कुछ प्रदेशों की स्थिति जैसे आपका महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, ये सोचनीय स्थिति है कि वहाँ इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे लॉकडाउन भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रहा है। और तीसरी चिंता मुझे ये है कि जो केंद्रीय सरकार ने जो अपने खोल दिए हैं, कार्यालय खोल दिए हैं, उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे एनसीआर एरिया में रहते हैं, हरियाणा में, उनके को पासेस मिल रहे हैं, वो वहाँ दिल्ली में जा रहे हैं और दिल्ली से आ रहे हैं। तो वो एक खतरे की घंटी है। उसके बारे में भी हरियाणा सरकार को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, कोई ना कोई व्यवस्था इसके बारे में सोचना चाहिए कि उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, या उन्हीं की दिल्ली में रहने की व्यवस्था करेंगे, जो दिल्ली में काम करते हैं, टेम्परेरी उनको कहा जाए टेस्ट करने के बाद, क्योंकि अगर वो वहाँ जा रहे हैं और फिर आ रहे हैं तो कोरोना वायरस तो उनके साथ आ भी सकता है, उनके परिवार तक भी आ सकता है, उनके कॉन्टेक्ट तक भी आ सकता है। तो इसलिए ये इसके बारे में चिंता जरूर है, जिसके बारे में हरियाणा सरकार को सोचना चाहिए। डॉक्टर अजय, फिलहाल अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिक्र करें, तमाम सुविधाओं का जिक्र करें, तो क्या स्वास्थ्य विभाग फिलहाल इन तमाम सुविधाओं को लेकर, इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर ठीक महसूस कर रहा है? यानी कि जो तमाम सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, क्या फिलहाल वो विभाग को उपलब्ध हो रही हैं? विभाग से आपको ये बताया जाए कि सबसे पहले कि अगर डॉक्टर्स की सबसे पहले सुरक्षा जो थी, पीपी किट्स की, सैनिटाइजर की, मास्क की, ट्रिपल लेयर मास्क की, है ना, ये सब सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं। हर जगह कोशिश कर रही है सरकार और बहुत हद तक जो पहले कमी थी वो भी पूरी हो चुकी है। डेफिनेटली
अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रही है कि जहां जहां हॉटस्पॉट है वहां पर कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाए जाए, वहां पर हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं और पैरा मेडिकल स्टाफ है, वो एडिक्वेट रहे उनकी ट्रीटमेंट के लिए। स्क्रीनिंग पेशेंट्स की जितनी ज्यादा हो सके उतना है। कल मैंने खुद देखा था कि गुड़गांव के अंदर कल मैंने देखा था कि बस अड्डे चौक के सामने जो हमारा जो थोड़ा स्लम एरिया गुड़गांव का, वहां पर उनको जो लोग हैं, वहां पर जो स्लम से आए हुए लोग हैं, उनको लाइन से खड़ा करके उनके सैंपल ले रहे थे। तो डेफिनेटली हर जो एरिया है, सरकार पूरी ट्राई कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे ना कैसे करके ज्यादा से ज्यादा पेशेंट की हम स्क्रीन कर पाए, टेस्टिंग कर पाए और स्वास्थ्य सुविधाएं जो है जितने ज्यादा बेड्स पॉसिबल हैं जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको दे पाए। तो डेफिनेटली सरकार अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रही है, डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। हमको सहयोग चाहिए आम नागरिक से। आम नागरिक अगर जिसको लगता है कि वो थोड़े उसको कोविड के लक्षण हैं या खांसी जुकाम के उनको लक्षण हैं, उनको छुपाना नहीं चाहिए, उनको सामने आए और अपनी जांच करवाएं, डॉक्टर्स को दिखाएं। अब तो सोनिया जी हमने टेली जो कंसल्टेशन है वो शुरू कर दिया है। जैसे 60 साल के जो हमारे एल्डरली मेंबर्स हैं फैमिली के अंदर जो बाहर नहीं जा सकते, वो डॉक्टर्स के पास अगर फिजिकली नहीं जा सकते तो वो टेली कंसल्टेशन फोन के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा वो डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं, अपनी बीमारी के बारे में बता सकते हैं और अपना फोन पे भी इलाज करा सकते हैं। जैसे उनको अगर डायबिटीज है, बीपी है, उनको उसकी परामर्श चाहिए या अन्य कोई हल्का फुल्का खांसी है, जुकाम है, तो डेफिनेटली सरकार ने और हमारे जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि डॉक्टर्स ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अब क्या नाम है पेशेंट्स को दे रहे हैं, ताकि उनको हो सकता है ट्रेवल ना कर सके और वो अपने फोन पे भी डॉक्टर से परामर्श ले पाए। तो सुविधाएं हर लेवल पे, हर क्षेत्र में बहुत बढ़ा दी गई है। हमको सिर्फ ये अपील है आम आदमी से कि हमको सरकार का, डॉक्टर्स का, सबका क्या नाम है जो वो कह रहे हैं उनका पालन करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। डॉक्टर अजय, मास स्क्रीनिंग फिलहाल की जा रही है, एएनएम, स्टाफ नर्स, बड़े डॉक्टर सभी लोगों के घर घर जाकर उनकी जांच कर रहे हैं कि कहीं इनमें कोरोना के लक्षण हैं या फिर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उन पर हमला कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज आह्वान किया है कि वो पूरे दिन भर जो है अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध जाहिर करेंगे एक तरह से। तो इसे आप कितना सार्थक मानते हैं? जनता का ये रवैया आप कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? सोनिया जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल के माध्यम से आपने ये बात उठाई है। ये मुद्दा बहुत सीरियस है। आईएमए ने, अगर आप दिखा पाए अपने न्यूज चैनल पे, आज 22 अप्रैल को कहा है सब लोगों से, सब डॉक्टर से कि रात को 9 बजे कैंडल जलाएं और ये दिखाने के लिए कि जो डॉक्टर, जो पैरामेडिकल स्टाफ आपके लिए दिन रात काम कर रहा है, जो लोग अपनी खुद जान की परवाह ना करके आपकी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए 2 बीघा जमीन नहीं है उनको दफनाने के लिए, उनको जलाने के लिए। मैं मुद्दा उठाना चाहता हूं चेन्नई का। अगर आपने सुना होगा, एक हमारे साथी डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर साइमन हरकुलिस। ये न्यूरो सर्जन थे चेन्नई के अंदर, जिनकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई थी। और जब उनके शव को एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा था जलाने के लिए, दफनाने के लिए, तो उनपे उस एम्बुलेंस पे इतना खतरनाक तरीके से पत्थरबाजी, ड्राइवर्स को मारा पीटा गया और उनको विरोध किया गया कि इनको यहाँ से नहीं लेके जाना, इनकी बॉडी यहाँ से नहीं जलानी है, यहाँ नहीं करना। मतलब इतना ज्यादा रिपल्शन था उसके ऊपर। जो उनके साथी डॉक्टर थे उनको मजबूरन कैसे भी करके उनको उनकी बॉडी को लेके गए और दफनाया। मतलब आपने देखा होगा इंदौर में कैसा हुआ था जब हमारे एएनएम और डॉक्टर स्क्रीनिंग करने गए थे, पत्थरबाजी, लाठी। तो ये जो हिंसा की घटनाएं हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी भलाई के लिए आपके पास आ रहे हैं स्क्रीनिंग करने के लिए, अपनी जान जोखिम में डाल के, और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि इस टाइम जो ये समझ लो ये विश्व युद्ध है, ये इस टाइम आप डॉक्टर्स और पैरामेडिकल
स्टाफ ही है जो सिर्फ पेशेंट्स को, आम आदमी को बता सकते हैं, और आप उन पे ही अगर हमला करेंगे तो हमारा जो डॉक्टर्स है, मैं भी एज अ डॉक्टर हूँ, आप सोचिए कि हमारा मनोबल कहाँ जाएगा। क्या हम, अगर हम पे हमला होता है, क्या हम नेक्स्ट डे ड्यूटी पे जाएंगे? कितना कितना अफसोस की बात है। सरकार ने डेफिनेटली कहा है कि उससे हम कदम उठा रहे हैं और ये बहुत ही चिंता का विषय है, लेकिन अब मजबूरी में हम क्या करें? ये पूरे देश की समस्या है, इतनी गंभीर महामारी पूरे देश में आई है और हम चाहते हैं कि लोग हमारा साथ दें। और सोचिए कि जो डॉक्टर पेशेंट की ट्रीटमेंट करता है, उनको ठीक करता है, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती है। मुरादाबाद में एक डॉक्टर कोविड पेशेंट को लेके जा रहे थे एम्बुलेंस हॉस्पिटल के लिए, उसने क्या हालत कर दी डॉक्टर की। छत के ऊपर से खड़े हुए, सामने खड़े हुए, पत्थरबाजी हो गई है। बहुत प्लान अटैक था ये। डेफिनेटली आप बताइए कि कितना बड़ा चिंता का विषय है। अगर आज आईएमए इसको नहीं उठाएगी तो कल को ये इंसिडेंसेस बढ़ सकते हैं। हमको अपनी सुरक्षा का बहुत चिंता है। देखिए, एक तो कोविड के कारण वैसे डॉक्टर को अपनी सुरक्षा रखनी है, ऊपर से अगर डॉक्टर्स भी, ऊपर से अगर आम आदमी भी ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देगा तो डॉक्टर कहाँ जाएंगे बताइए आप। पुलिस प्रोटेक्शन है, पुलिस पे हमला हो रहा है, आप सोचिए कितनी बड़ा ये चिंता का विषय है। डेफिनेटली तो आज हम इसके हमको सिर्फ जागरूकता करना है। आईएमए किसी चीज का विरोध नहीं करना चाहता। आईएमए ये अभी भी अपनी सेवाएं देने से मना नहीं कर रहा है। सेवा देने के लिए डॉक्टर्स अभी भी बैठे हैं। हम रात को 9 बजे एक कैंडल जला के ये दिखाना चाहते हैं कि डॉक्टर्स का साथ दीजिए आप, पैरामेडिकल का स्टाफ का साथ दीजिए आप ऐसी घटनाएं करेंगे तो डॉक्टर्स का मनोबल टूट जाएगा। डॉक्टर पंकज, मास स्क्रीनिंग का हम लगातार जिक्र करते हैं और ये बताते भी हैं कि सरकार की ओर से सार्थक पहल की गई है। एएनएम भी लगातार फ्रंट फुट पर काम कर रही है, स्टाफ नर्सेज भी लगातार काम कर रही हैं, चिकित्सक भी लगातार काम कर रहे हैं, भले ही वो बड़े दर्जे के हों या फिर छोटे दर्जे के हों। तो उनके साथ अब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन पर? देखिए, बिल्कुल आप देखिएगा कि केंद्र स्तर पे प्रधानमंत्री स्वयं जो है ये बार बार जनता को ये अनुरोध कर चुके हैं और ये जताने की कोशिश भी की जा रही है कि ये कोरोना वॉरियर्स हैं, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी इसका फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। उनके भावनाएं अभी भी मार्गदर्शित है, गलत है। केंद्रीय सरकार को उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री ने फैसला किया है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ एक्शन जो है वो नेशनल लेवल पर लेने चाहिए। हरियाणा सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। वहां पे उन्होंने ये कहा है कि जो भी कोरोना वायरस वॉरियर, जो भी मेडिकल स्टाफ होगा, डॉक्टर होगा, चाहे नर्सिस होंगी या पैरामेडिकल स्टाफ होगा, अगर कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ते हुए अगर उसकी डेथ होती है तो उसको मार्टिर, शहीद का दर्जा दिया जाएगा और उसका क्रिमेशन भी करते हुए भी शहीद के दर्जे को जिस तरह राज्य स्तर पर वो मिलती है, गरिमा मिलती है, उसी तरीके से राज्य स्तर की गरिमा के अनुसार ही उसकी अंत्येष्टि की जाएगी। ऐसा उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए इस चीज पर किया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक्स ग्रेशिया 50 लाख रुपए की राशि तुरंत परिवार को मिलेगी और अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है तो जब तक उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं है तब तक उसकी पूरी तनख्वाह उसके परिवार को मिलेगी। इस तरह के फैसले केंद्र सरकार को भी तुरंत प्रभाव से करने चाहिए। आज रात को 9 बजे से पहले केंद्र सरकार को और हरियाणा सरकार को भी उड़ीसा की सरकार के अनुसार ही कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उड़ीसा ने यह भी कहा है कि इस तरह की अगर घटनाएं होंगी तो उस पर एनएसए लगाया जाएगा। तो एनएसए एक्ट जो है वो बाकी प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में भी लगाए जाने के और आदेश भी जो है वो केंद्र सरकार को और हरियाणा की सरकार को आज 9 बजे से पहले जारी कर देना चाहिए। मेरी अपील ये है, इस समय किसी भी तरह से ये कम्युनिटी डिमोरलाइज नहीं होनी चाहिए। अगर ये डिमोरलाइज हो जाएगी तो अनेक जीवन जिनको हम बचा पाने में सक्षम होंगे वो सक्षम नहीं रह पाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को मेरा अनुरोध है कि उड़ीसा के पैटर्न पर वो एनएसए के लिए भी आदेश दे, शहीद के दर्जा देने के लिए और एक्सग्रेशिया और जितने भी बेनिफिट्स हैं वो भी देने की बात करें। दूसरी बात यह है कि इनके प्रबंधन करने के लिए जो डॉक्टरी टीम लगी हुई है, पैरामेडिकल स्टाफ लगा है, बाकी सब लगा है, उसके लिए भी जो व्यवस्थाएं की जानी है उसमें इस समय डिस्क्रिमिनेशन ना करें। दिल्ली में ऐसा सुनने में आया है कि इस समय डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। इस समय कोरोना वायरस, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो पैरामेडिक स्टाफ है, जो भी व्यक्ति काम कर रहा है
वो अपनी जान हथेली पर लेकर काम कर रहा है। जान सबकी बराबर है, उनकी कॉस्ट बराबर है, उनकी कीमत बराबर है हर व्यक्ति के लिए। तो इसलिए कोरोना वॉरियर्स के साथ कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जैसे दिल्ली में किया गया है ऐसा ना किया जाए। बिल्कुल। तो लगातार हम भी जनता से यही अपील कर रहे हैं कि फ्रंट फुट पर जो भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, मीडिया कर्मी काम कर रहे हैं, उनके साथ किसी भी तरह की बदसलूकी ना की जाए। क्योंकि देखिए कि हम तमाम लोग आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों के लिए ही लगातार फ्रंट फुट पर काम कर रहे हैं। और इस तरह की जब खबरें आती हैं तो वाकई हौसला टूटता है, चिकित्सकों का हौसला टूटता है। फ्रंट लाइन में जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, और चाहे भगवान का स्वरूप मानने वाले डॉक्टर ही क्यों ना हो, हर किसी का हौसला टूटता। तो आपकी जिम्मेदारी यही बनती है कि एक सकारात्मक भावना के साथ हम तमाम फ्रंट लाइन पर काम कर रहे लोगों को सहयोग दें। और फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद चर्चा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार किस तरह से चिकित्सकों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। और इस वक्त जब देश महामारी से जूझ रहा है, महामारी से लड़ाई लड़ रहा है, और उस वक्त फ्रंट लाइन पर जो काम कर रहे हैं उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होना वाकई निंदनीय है। डॉक्टर पंकज, इस तरीके की सिचुएशन क्यों आई? क्योंकि पहले हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि लोगों का नजरिया बदल रहा है, सफाई कर्मियों पर लोग फूल बरसा रहे हैं, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है, तो नजरिया एकदम पॉजिटिव नजर आया था। लेकिन अब देखिए कि क्या पैनिक सिचुएशन वो महसूस कर रहे हैं, या किस तरीके से परिवर्तन देखा जाइए? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं चाहे इंदौर का केस देख लीजिएगा, चाहे जमात के किसी में केस देख लीजिएगा, चाहे ये घटना देख लीजिएगा, जो लोग संक्रमित हैं और जब उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है, उनको उनकी पहचान बनाने के लिए जो सर्वे किया जाता है, उनकी टेस्टिंग की जाती है, तो वो इस तरह की क्राउड मेंटेलिटी के साथ लोगों को इकट्ठा करते हैं और ऐसी टीमों पर अटैक करते हैं। अब इंदौर में देखिएगा, जितने पकड़े उन्होंने 17 लोग पकड़े थे, उसमें से 5 लोगों के जो हैं वो टेस्ट पॉजिटिव मिले। इसी तरह से जमातियों के केस देख लीजिएगा। तो ये लोग वही लोग कर रहे हैं जो इस समय देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे लोग, मतलब केंद्रीय सरकार को आज ये आदेश दे देने चाहिए, राज्य सरकारों को भी कर देना चाहिए कि उन पे एनएसए जैसी कठोर कार्रवाई के आदेश दिए जाने चाहिए। अदरवाइज कोई कारण नहीं है कि जब अपनी जान हथेली पर रखकर स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मी जब सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ की इंफॉर्मेशन, जानकारी अथॉरिटीज तक पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसे माहौल में जो भी लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं वो क्रिमिनल बेस ही है, उनका आधार क्रिमिनल बेस ही है। ऐसे लोगों को इस समय बहुत जरूरी और बहुत सख्ती के साथ जो है वो सरकार को पेश आना चाहिए। और ये जो आईएमए ने डिमांड की है कि नेशनल लेवल का जो ऑर्डिनेंस है उसको जारी किया जाना चाहिए, जिसमें एनएसए जैसे ही कठोर प्रावधान होने चाहिए। डॉक्टर अजय, देखिए स्थिति जो है लगातार बिगड़ती जा रही है, आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन खत्म होने तक संभावित तौर पर माना जाए कि कोरोना वायरस से हम जीत पाएंगे? सोनिया जी, देखिए अभी जो केस है, अभी तो हमारे केस जो है, अभी तो जो स्टेटस है वो राइज ही कर रहे हैं डेफिनेटली। और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर और जो स्थिति है काफी संवेदनशील बनती जा रही है। मैं मुंबई की बात करूंगा, दिल्ली में भी कुछ केस हैं, इंदौर है, पूना है। देखिए अभी अगर हम कहेंगे कि स्थिति बहुत जल्दी सामान्य हो जाएगी, लॉकडाउन हट जाएगा, तो ये कहना बहुत जल्दी है इस चीज का। अभी मैं नहीं कह सकता इसके बारे में। 3 मई का लॉकडाउन है, स्थिति आपको 30 तारीख तक या 1 मई तक पता चल जाएगी डेफिनेटली कि हमारा जो पूरे देश पे जो कोविड का कर्व है वो कहां पर जा रहा है। क्या वो थोड़ा बहुत भी फ्लैट होना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है डेफिनेटली। एक चीज जो हमको अच्छी चीज जो हमको हम कहते हैं सिल्वर लाइनिंग, एक बहुत अच्छी चीज जो दिखी थी, केस डबलिंग रेट, जो कितनी दिनों में हमारे जो कोविड केसेस हैं वो डबल हो जाते हैं, वो जो डबलिंग रेट है वो बड़ा था। स्टार्टिंग में जो डबल होने का जो रेट था वो सिर्फ 3 दिन में केस डबल हो रहे थे, फिर ये 5 दिन में हो रहे थे, 6 दिन में। अभी कुछ दिन पहले दिन का जो डेटा है उसमें 7 या 8वें दिन जो केस है वो डबल हो रहे हैं।
लेकिन रोज जो कुछ कुछ जगह नए केस निकल के आ रहे हैं, तो डेफिनेटली अभी थोड़ा तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम रिलैक्स होके बैठ जाए। चिंता का तो विषय बनता जा रहा है, डेफिनेटली केस राइज कर रहे हैं। और कुछ लोगों का, बुद्धिजीवियों का कहना ये भी है कि आपको यही स्थिति मई में भी दिखेगी। तो लॉकडाउन देखिए, अपना हमने टाइम पे सरकार ने लॉकडाउन का इनिशिएशन कर दिया था और सरकार द्वारा कदम भी उठाए जा रहे हैं। ये जो महामारी है ही ऐसी, इतनी ज्यादा कंटेजियस है कोरोना वायरस, इतनी जल्दी फैलता है कि बड़े बड़े देश हैं उन्होंने इसके आगे लाचार हो गए थे। इटली का कितना बुरा हाल हो गया था, स्पेन का कितना बुरा हाल हो गया था, चाइना खुद अभी संभला है, अमेरिका इससे जूझ रहा है, जूझ नहीं पा रहा है, कठिनाई हो रही है जूझने में। तो डेफिनेटली अभी हमको थोड़ा पूरे देश में जो लोग हैं हमको संयम रखना पड़ेगा। इकोनॉमी हमारी इफेक्ट हो रही है, देखिए थोड़ा धक्का लगता है डेफिनेटली हर बिजनेस पे, हॉस्पिटल पे, जो छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, इंडस्ट्री है, हर को इस चीज का देखिए नुकसान झेलना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, जान भी और जहान भी, जब ये कहा था कि थोड़ा सा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है इनको हम छूट देंगे, तो डेफिनेटली अब देखिए जो हमारे किसान भाई हैं वो अब जाते हैं, आजादपुर मंडी जो हमारी है वो 24 घंटे खोल दी गई है। लेकिन अब सुनने में आया है कि आजादपुर मंडी में जो एक व्यापारी है उसकी कोविड के कारण मृत्यु हो चुकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक संकेत, एक धक्का लगा है कि कोविड के कारण आजादपुर मंडी में एक व्यापारी की मृत्यु हुई है। आज ये खबर आई है। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक जो हमारे किसान भाई है ये बेच सकते हैं सब्जियां, और रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रकों की आवाजाही लगी रहती है। तो स्थिति अभी देखिए ऐसा है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा पैनिक वाली है, लेकिन डेफिनेटली वेट एंड वॉच सिचुएशन है। अभी हम इससे पूरी तरह उभरे नहीं है। हमको पूरे लॉकडाउन का अच्छे से पालन करना है, सरकार का साथ देना है, डॉक्टर्स का साथ देना है। सरकार अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रही है, मीडिया अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा है। जितनी भी लोग हैं, चाहे वो गांव में है, शहर में है, वो कोविड के लिए जितनी भी जागरूकता है वो हमारा जो मीडिया पार्टनर है, आपका चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जितनी तरीके से सरकार इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रही है वो कर पा रही है। देखिए हमारा देश कोई डेवलप्ड देश नहीं है, हम वी आर अ डेवलपिंग कंट्री है। अगर हम अमेरिका को अपने से कंपेयर करेंगे, चाइना को अपने से कंपेयर करेंगे, इटली को अपने से कंपेयर करेंगे, तो हम देखिए उन लोगों से पीछे हैं हर सुविधाएं के अंदर। तो हमारा देश इतना सुदृढ़ नहीं है लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी हमारी जो सरकार है, डॉक्टर लोग हैं, पुलिस कर्मचारी है, जितने भी लोग इन कामों में लगे हुए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अभी हमारी उसकी स्थिति बिगड़ी नहीं है जितनी यूएस की हो गई थी, इटली की हो गई थी, चाइना की हो गई थी। तो हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने आप को सुदृढ़ बनाते हैं कि हम उस स्थिति में ना जाएं। तो अगर उस स्थिति में नहीं जाना है तो सबको मिलकर साथ देना होगा डेफिनेटली। ये अब जो स्थिति है उसमें आम आदमी को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, हर जो स्टेट है उनके सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, जैसे सब लोगों को एक साथ एक मंच पे आना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, तभी हम इस स्थिति से उबर पाएंगे, वरना ये लॉकडाउन बढ़ता है। बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, फिलहाल जो सहूलियत दी गई है वो अलग अलग क्षेत्रों में सहूलियतें दी गई हैं, तो इनको देखकर क्या लगता है कि संक्रमण बढ़ सकता है? जी मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान जो था वी वर कॉट अनअवेयर, मतलब हम इस स्थिति के लिए तैयार ही नहीं थे। कोई भी इस तरह का डिजास्टर आएगा और उसकी मैनेजमेंट करने में हम सक्षम होंगे, इस तरह की कोई तैयारी भारत के पास थी ही नहीं। बहुत छोटे छोटे डिजास्टर्स का मैनेजमेंट करने के लिए छोटी छोटी ड्रिल्स जो है वो होती थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई तैयारी हिंदुस्तान के पास पहले थी ही नहीं। तो अब जो लॉकडाउन करके असली जो जल्दी फैसले लिए और जो लॉकडाउन किया, इससे हमें केवल प्रिपरेटरी फेज मिला है। ये हमने लॉकडाउन करने के बाद ये प्रिपरेटरी फेज है कि हम इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, हमारे पास इसके लिए इक्विपमेंट्स आ जाएं, इसके लिए हमारे पास टेक्निक आ जाए, सोच आ जाए,
हमारे जीवन जीने की पद्धतियां आ जाएं, ये इस चीज की तैयारी हो रही है। आप वी वर कॉट अनअवेयर, हमने सोचा ही नहीं था कि इस तरह की चीज कभी हो पाएगी और उसके लिए हम डिजास्टर मैनेजमेंट कर पाएंगे। ना हमारे पास वेंटिलेटर थे, ना हमारे पास बीपी थी, इवन मास्क तक नहीं थे, सैनिटाइजर तक नहीं थे। बिल्कुल। तो अब ये जो पीरियड हमें मिला है 40 दिन का, इस पीरियड में प्रिपरेटरी डेज आप मान के चलेगा, असली जो चुनौती जब आएगी, जब हम इसको लॉकडाउन को हटा लेंगे, उस समय असली चुनौती आएगी कि क्या हम वास्तव में इसको विजयी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये है कि अभी जब दोबारा इसका सीजन आएगा नवंबर दिसंबर में, तब इसकी प्रॉपर टेस्टिंग होगी कि हम कितने सक्षम हैं। तो इन 40 दिनों में सरकार जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी कर रही है, प्रिपरेटरी फेज में है। और अभी सरकार को चाहिए कि इन फेजेस को और स्ट्रेंथन करे। अब देखिए जैसे क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, वो टेम्परेरी क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, ऐसी जगह बनाए गए जिनका लॉकडाउन के कारण स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे परमानेंट प्लेसेस भी बनाने पड़ेंगे। और जो स्कूल, कॉलेजेस और इस तरह की संस्थाओं में जो बनाए गए हैं, वहां पे भी प्रॉपर क्वारंटाइन की फैसिलिटीज नहीं है। वहां पे नहाने के लिए बाथरूम, हैंड वॉश करने के लिए सुविधाएं इत्यादि, सफिशिएंट नंबर ऑफ टॉयलेट्स नहीं है। तो इस प्रिपरेटिव पीरियड में सरकारों को, जिला एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पर भी इनकी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि असली चैलेंज जो आने वाला है वो आपका तब आएगा जब हम लॉकडाउन को बंद कर देंगे, समाप्त कर देंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता नहीं कि अभी 3 मई के बाद हम लॉकडाउन को बंद करने की स्थिति में आएंगे। आप देख रहे थे कि सरकार ने कुछ फैसले लिए, लेकिन उनको तुरंत वापस लेना पड़ा। केरला ने फैसला लिया, उसने कुछ एक्टिविटी स्टार्ट की, लेकिन संयम लोगों ने तोड़ दिया। ऐसा लगा कि एकदम से बस खत्म हो जाएगी सारी दुनिया इसके बाद। तुरंत सब लोग पहुंच गए, तो केरला सरकार को डिसीजन वापस लेना पड़ा, केंद्र सरकार को उनको डांटना पड़ा कि इसको हटाइएगा। इवन हरियाणा में भी कुछ जगह पे रिलैक्सेशन दी गई। उन्होंने कहा कि ये रिचार्ज सेंटर या आपके कुछ दुकानें, कुछ चीजें खुली रहेंगी, लेकिन वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि उनको भी बंद करना पड़ा। आज सुबह आदेश आ गए कि वो रिलैक्सेशन भी वापस ले ली गई है। तो ये जो संयम जो हम बोल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सारी चीजों का अब समाज को अभ्यास कर लेना चाहिए, पार्ट ऑफ लाइफ बना लेना चाहिए। हमें अपने मोमेंट्स घर से बाहर रिस्ट्रिक्ट करने ही होंगे। अगर सोशल एरियाज में जा रहे हैं तो डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी ही होगी। ये पार्ट ऑफ लाइफ हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि असली चुनौती आएगी लॉकडाउन खत्म करने के बाद, या नवंबर दिसंबर में जब दोबारा फ्लू का सीजन शुरू होता है। बिल्कुल। डॉक्टर अजय, किसानों की ओर से ये सवाल आ रहा है कि वो जिस तरह से अब कटाई कर रहे हैं, जिस तरह से खेती का काम लगातार बढ़ रहा है और उनके पैरों में, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो इसको लेकर वो क्या खाएं, क्या पिए, किस तरीके से सावधानी बरतें, किस तरीके से अपनी सेहत में इजाफा कर सकते हैं? सोनिया जी, सबसे पहले तो जो किसान भाई, अब देखिए फसल काटने, हार्वेस्टिंग सीजन है, अब वो खेत में जाते हैं, तो सबसे पहले, क्योंकि ये कोविड फैला हुआ है, सबसे पहले तो उनको अपना प्रिकॉशन रखना है। अपना प्रिकॉशन इन द क्या रखना है कि अपने साथ उनको गमछे लेके जाने। अगर मास्क है तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर गमछे हैं तो 3 या 4 गमछे अपने साथ लेके जाने चाहिए। सैनिटाइजर अगर ले सकते हैं मार्केट से, सैनिटाइजर हाथ में होना चाहिए, साबुन बिल्कुल होना चाहिए। टाइम पे अपने हाथ धोने चाहिए। और मैं तो ये बोलूंगा, जैसे अगर वो फसल काटते हैं, जो भी उनके पास औजार है, उनको भी आप किसी तरह से धो पाए। उनको जब दोबारा यूज करना है, आप धोकर यूज करें तो बहुत अच्छी बात है अगर वो कर पाए। और अपने साथ साफ पानी अगर लेके जा सके, बहुत अच्छी बात है। अगर वहां भी आपको पानी मिलता है तो साफ पानी पिए। अपने साथ जितने भी, अगर वो फ्रूट्स हैं इस मौसम में, अगर वो फ्रूट्स खा पाए वो बहुत अच्छा है। देखिए जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं, केला आ रहा है, अंगूर आ रहा है, संतरा आ रहा है, इससे इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फ्रूट्स है, विटामिन सी रहता है इनके अंदर। खान पान में तो बहुत ध्यान रखना चाहिए अपना। अगर खाना साथ में लेके जाना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोई भी ऐसी चीज साथ में नहीं लेके जानी चाहिए जो टेम्परेचर के कारण खराब हो सके। पूरा दिन उनको काम करना पड़ता है, तो मेरे हिसाब से अगर वो रोटी सब्जी अपने साथ लेके जाते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। फ्रूट्स अपने साथ में लेके जा सकते हैं। पानी का सेवन उनको खुल के करना चाहिए। जब वो फसल काट रहे हैं, अब 3 या 4 किसान भाई एक साथ फसल काट रहे हैं, तो उस वक्त भी उनको ये ध्यान रखना है कि वो एक साथ मिलके फसल ना काटे। कम से कम 5 या 6 फीट का आपस में जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके चले। साथ में बैठ के ये नहीं कि साथ में पेड़ के नीचे बैठ गए खाना खाने के लिए।
अगर आप साथ में बैठ के खाना भी खा रहे हैं तब भी आप मान के चलिए कि हमको एक दूसरे से 5 या 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके खाना खाना है। तो ये जो बेसिक जो हमारा डूज एंड डोंट्स है कोविड के, उसको ध्यान में रखना है। और जो किसान भाई जिनको पहले से कोई बीमारी है, मधुमेह रोग है, डायबिटीज है, बीपी है, या खांसी जुकाम है, दमा है, उनको वो ना जाए फिलहाल खेती करने, तो उनके लिए, उनकी सेहत के लिए ये फायदेमंद रहेगा। उनकी जगह अगर कोई और चला जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले से ही वो अगर किसी बीमारी के संक्रमण में है और उनको फिर देखिए चांसेस तो ज्यादा रहते हैं कोविड के होने के, क्योंकि अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, पहले से उनको दमा की शिकायत है, बीपी की शिकायत है या डायबिटीज की शिकायत है, तो ऐसे लोग फिलहाल बाहर ना जाए, चाहे वो खेती हो चाहे वो अनाज मंडी हो, ना जाए, ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर पंकज, एक और सवाल है कि किसान लगातार धूल मिट्टी का काम कर रहे हैं, कहीं पर फसल कटाई हो रही है, कहीं पर गेहूं निकलवाए जा रहे हैं, तो ऐसे में एलर्जी जिन किसानों को पहले थी उनकी एलर्जी भी दोबारा वापस आ रही है और इस तरह से एलर्जी लगातार बढ़ रही है। तो इसको रोकने के लिए किसान क्या करे? कोई घरेलू उपाय आप बताएं या फिर कोई दवाई इस तरीके से सजेस्ट करे कि आसपास उनको आसानी से उपलब्ध हो सके? आजकल तो टेलीमेडिसिन अलाउ कर दी है, तो वो अपने आसपास के चिकित्सकों से भी इस बारे में परामर्श ले सकते हैं स्पेसिफिक एरियाज में करने के बाद। दूसरा ये है कि जब वो दो तरह से हो रही है, एक तो ये सांस के थ्रू एलर्जिक टेंडेंसीज आती हैं, जो फसल कटने के समय कुछ चीजें इस तरह की जाती हैं, तो जो सांस के थ्रू जो है फेफड़ों में चली जाती है, उसके कारण एलर्जिक राइनाइटिस या ब्रोंकाइटिस या इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है। तो उनके लिए तो ये मास्क बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है कि वो मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। और जैसे कि डॉक्टर कह रहे थे कि बदलते रहे, वंशों को बदलते रहे, बाकी बदलते रहे, वो अपना इवन उनको गीला करके भी मुंह के चारों तरफ लगा सकते हैं ताकि उनको ठंडक भी लगती रहे और उससे बचा जा सके संक्रमण से भी। और दूसरा ये कि अपने जो इनहेलर्स हैं, अगर उनको सांस की पहले से कोई बीमारी है बाकी है, तो इनहेलर्स का समुचित मात्रा में अपने पास मंगा के रखें और इनहेलर का इस्तेमाल करें। सांस की बीमारियों के साथ ही हो गया। जहाँ तक एलर्जी की बात है, एलर्जी के लिए यूजुअली वो कोई ना कोई दवाई लेते रहे हैं। उन्होंने, डॉक्टर ने जो उनको पहले से दवाइयां बताई थी, उन्हीं दवाइयों को उसी प्रेस्क्रिप्शन के आधार पे वो दोबारा उनको शुरू कर सकते हैं। यूजुअली लगभग इस तरह की दवाइयों के लिए सेट्रेजिन या लीवोसेट्रेजिन रूटीन में जो है वो हम रिकमेंड करते हैं, और उनके पास पहले से भी प्रेस्क्रिप्शन होगी, पहले से वो ले रहे हैं, तो उसी पत्ते को दिखा के या उसी दवाई डॉक्टर ने लिखा है उसको दिखा के उस दवाई को प्रचार कर सकते हैं, एलर्जिक टेंडेंसी से बच सकते हैं। और दूसरा ये है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचे, फसलों के उसके बाकी चीजों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचे, ताकि उनको डायरेक्ट स्किन जो है वो इन्वॉल्व ना हो उनकी। तो मास्क जो है, जो आपकी जो एयर बॉर्न जो एलर्जिक चीजें हैं, उनसे तो मास्क बल्कि उनको बचाएगा। तो ये अच्छी बात है कि वो मास्क लगाना सीख लें। डॉक्टर पंकज, तो खाने पीने में किस तरीके से वो किन चीजों को बढ़ाएं? क्योंकि कई किसानों की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि वो अक्सर लस्सी पी रहे हैं, आम खाना खा रहे, जो खाते ही रहे हैं वो हमेशा, लेकिन फिर भी एलर्जी लगातार बढ़ रही है। देखिए, गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने के कारण जो है शरीर में पसीना आता है, मेहनत भी कर रहे हो तो भी पसीना आता है। तो ऐसे में शरीर से पानी और लवणों की कमी होती है, पसीने के माध्यम से दोनों चीजें शरीर से निकलती है। इसलिए शरीर को इन दोनों ही समुचित मात्रा में शरीर को दोबारा से वो चीजें उपलब्ध कराना ये अति आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा था कि जैसे समय समय पर वो लस्सी पीते हैं, वो लस्सी बेशक एक बार में बहुत ज्यादा ना पिए, उसको अंतराल में पिए ताकि शरीर को समय समय पर मिलती रहे। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि शिकंजी जो है, इस समय नींबू, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में इसमें रहता है, तो नींबू, नमक और चीनी, इनका मिश्रण से बनी हुई शिकंजी जो है वो अपने साथ लेके जाएं। तो जब भी पानी पिए तो उसमें थोड़ा सा वो चीजें वो मिला के और तब पिए। उससे और क्या होगा कि डिहाइड्रेशन नहीं होगा और लवण की इनकी जो चीजें वो सारी की सारी इनकी पूरी हो जाएंगी। भोजन के बारे में ये है कि वो इस समय जो आपके सीजनल फ्रूट्स आए हुए हैं, उनका अधिक से अधिक सेवन करें ताकि उनको शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स मिले, उनके शरीर में लड़ने की ताकत बढ़ेगी
और जो वायरस या बाकी कोई चीजें आती है उनसे भी लड़ने की ताकत बढ़ती है। तो सीजनल फ्रूट जरूर खाएं। बिल्कुल। हाँ डॉक्टर अजय, मौसम परिवर्तन हो रहा है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में खाने पीने में और क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं जिनसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़े, कोरोना वायरस से संक्रमण में भी सहायता मिले? देखिए, हमको इस मौसम में ऐसा है, जितनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और जितने भी हम अगर कोशिश रहे, हमारी ये रहनी चाहिए जितना हम हल्का खाना खाएं, ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे आइसक्रीम है, ठंडा पानी को अगर अवॉइड करें, जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा है। आप जितनी हरी सब्जी खाएं उतना अच्छा है। आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दाल खाइए। बाहर देखिए, सबसे जरूरी ये है सोनिया जी कि आप घर का बना हुआ खाना इस टाइम खाएं, वो ज्यादा अच्छा है। आप बाहर तो जा नहीं सकते हैं। अब क्या है कि आप बाहर से, कई बार क्या होता है, मन करता है बाहर के खाना मंगाने का पार्सल से, तो जहां तक हो सके बाहर से खाना ना मंगाया जाए, वो ज्यादा अच्छा है। अपने घर का ताजा खाना खाइए, वेजिटेबल खाइए, हरा पालक खाइए, घिया खाइए, आप भिंडी खाइए, दाल खाइए, जितने भी आपका वेजिटेबल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं आपके लिए। फ्रूट्स हैं आपके, संतरा है आपके लिए, अंगूर है, केला है, पपीता है, तरबूज आ गया आजकल, खरबूजा, ये सारे के सारे फ्रूट्स जितने अच्छे हैं। आप सब कुछ, कोई नुकसान नहीं है इन फ्रूट्स को खाने में। डेली आप नॉर्मल खाना खाइए, बाहर का खाना इस टाइम कम कर दीजिए, ठंडी चीज कम खाइए इस टाइम, डेफिनेटली। तो चर्चा में शामिल डॉक्टर अजय गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर पंकज वत्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया, और तमाम दर्शकों को बताने के लिए कि आप किस तरीके से सावधानी बरत सकते हैं। और इस वक्त हमें ये चीज देखने बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सरकार को कितना सहयोग दे रहे हैं, किसानों को कितना सहयोग कर रहे हैं, और लगातार जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं हम उन पुलिसकर्मियों को, सफाई कर्मियों को, चिकित्सकों को, मीडिया कर्मियों को कितना सहयोग दे रहे हैं। और देखिए, कहीं से हिंसा की खबरें सामने आती, पुलिसकर्मियों पर हिंसा की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, डॉक्टर्स के साथ हिंसा की जाती है, उनके साथ भी मारपीट की जाती है, सफाई कर्मियों के साथ भी हिंसा की जाती है। तो इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो वाकई हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे भीतर की इंसानियत आखिरकार है कहां। सरकार लगातार कह रही है कि इस महामारी में हम सभी को साथ चलने की आवश्यकता है, एक दूसरे को सहयोग देने की आवश्यकता। और इसी बीच आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें, क्योंकि यही मंत्र है जिससे हम कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद का बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की भी सुरक्षा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।